फ्लाइट 571 एक ऐसी भयानक दुर्घटना जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। जमीन से हजारों फीट की ऊंचाई पर यह प्लेन क्रैश होता है और बचे हुए लोगों के पास जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता था, अपने ही परिवार और दोस्तों का मांस खाना और 72 दिनों तक इसी तरह सरवाइव करते रहना। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं इस दिल दहला देने वाली घटना की पूरी कहानी को। 12 अक्टूबर 1972 फ्लाइट 571 साउथ अमेरिका के एक देश उरुग्वे से अपनी उड़ान भरता है। ये फ्लाइट चिली की राजधानी सैंटियागो जा रही थी। फ्लाइट में सवार थे रग्बी टीम के खिलाड़ी जो चिली में एक मैच खेलने जा रहे थे और उनके साथ थे कुछ दोस्त और परिवार के सदस्य। कुल मिलाकर फ्लाइट में 45 लोग बैठे थे। ये उड़ान ज्यादा लंबी नहीं थी। उरुग्वे से सैंटियागो तक पहुंचने में सिर्फ 3 घंटे का समय लगने वाला था, लेकिन रास्ते में आती हैं विशाल एंडीज की पहाड़ियां जो माउंट एवरेस्ट के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियां मानी जाती हैं। लेकिन थोड़ी ही दूर चलने के बाद मौसम बिगड़ने लगता है। इसी वजह से फ्लाइट को रास्ते में अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में उतारा जाता है और रात भर वहीं रुकना पड़ता है। अगले दिन 13 अक्टूबर को ये फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार होती है और दोपहर के 2:18 पर प्लेन टेक ऑफ करता है। पायलट्स ने देखा कि मौसम साफ था, इसलिए पहले 1 घंटे तक सफर आरामदायक रहता है। सैंटियागो पहुंचने ही वाले थे, इसलिए पायलट्स ने प्लेन को 18,000 फीट से 11,500 फीट के एल्टीट्यूड पर नीचे उतारना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी प्लेन एंडीज की पहाड़ियों के ऊपर ही था। करीब 3:21 पर अचानक चारों ओर घने बादल छा जाते हैं और जिसकी वजह से आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। नीचे उतरते समय प्लेन में अचानक से तेज टर्बुलेंस महसूस होती है। अचानक अलार्म बजने लगते हैं और वार्निंग लाइट्स जल उठती हैं। पायलट्स समझ नहीं पाते कि आखिर क्या हो रहा है। जैसे ही प्लेन बादलों से बाहर निकलता है, पायलट को सामने एक विशाल चट्टान दिखाई देती है। वह जल्दी से प्लेन को ऊपर की ओर मोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन को ऊपर ले जाते समय उसका पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है और प्लेन से अलग हो जाता है। पिछला हिस्सा टूटने के कारण पीछे बैठे 3 यात्री सीट सहित प्लेन से बाहर जा गिरते हैं और मारे जाते हैं। इस टकराव में प्लेन का राइट विंग भी टूट चुका था, जिससे प्लेन डिसबैलेंस होकर फिर से पहाड़ी से टकराता है और इस बार लेफ्ट विंग भी टूट जाता है। अब केवल प्लेन का सामने का हिस्सा बचा था, जो लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ग्लेशियर पर गिरता है और दूर तक घिसटते हुए अंत में आखिरी टकराव होता है। प्लेन पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। दोनों पायलट्स और 7 यात्री तुरंत मारे गए और अब केवल 33 लोग ही बचे थे, जिनमें से कुछ गंभीर रूप से घायल थे और उन्हें ये तक नहीं पता था कि वे कहां पर हैं। प्लेन एंडीज की किसी पहाड़ी पर धरती से लगभग 3,570 मीटर की ऊंचाई पर बिखरा पड़ा था। ये घटना तो बस शुरुआत थी, अभी और भी बुरा होने वाला था। जिंदा बचे 33 लोगों में से कोई नहीं जानता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। इस हादसे में 2 लोग ऐसे थे जिन्हें ज्यादा चोट नहीं आई थी, रोबर्टो कैनेसा और गुस्तावो जर्बिनो। इन दोनों ने जांच शुरू की कि कौन कौन जिंदा है और घायल लोगों की कैसे मदद की जा सकती है। घायलों में से एक थे फर्नांडो प्राडो, जिनके सिर पर चोट लगने की वजह से वे कोमा में चले गए थे। दुर्घटना के 1 घंटे बाद ही चिली से रेस्क्यू टीम के 4 जहाज प्लेन को ढूंढने के लिए निकले, लेकिन जल्द ही अंधेरा होने वाला था। अगर रेस्क्यू टीम इन्हें जल्द ही नहीं ढूंढ पाई तो बचे हुए लोगों के लिए इस बर्फीली पहाड़ी पर रात बिताना बेहद कठिन होगा। यहाँ का तापमान रात में लगभग -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इतनी ठंड में रात गुजार पाना बेहद मुश्किल था। चारों जहाज देर तक एंडीज की पहाड़ियों को छानते रहे, लेकिन प्लेन नहीं मिला। क्रैश साइट के चारों ओर सिर्फ सफेद बर्फ थी और प्लेन का रंग भी सफेद ही था, जिससे रेस्क्यू टीम को ऊपर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रात होते ही रेस्क्यू ऑन ऑपरेशन को रात भर के लिए बंद कर दिया गया। बचे हुए लोगों ने प्लेन के उस टुकड़े को चारों तरफ से बंद करके उसी में रात गुजारी, ये सोचकर कि सुबह तो उन्हें कोई ना कोई बचाने आ ही जाएगा। लेकिन -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड को सहना मुश्किल साबित हुआ। 33 में से 5 घायल यात्री इस रात को नहीं झेल पाए और अब केवल 28 लोग ही जिंदा बचे थे। अगले दिन 14 अक्टूबर की सुबह सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया। चिली, अर्जेंटीना और उरुग्वे से कुल 11 जहाज इस सर्च ऑपरेशन के लिए निकले, लेकिन उन्हें क्रैश का एरिया नजर नहीं आ रहा था। समस्या वही थी, सफेद रंग का प्लेन सफेद बर्फीले पहाड़ों में दिखाई नहीं दे रहा था। सर्च ऑपरेशन के जहाज कई बार इन लोगों के ऊपर से गुजर गए, लेकिन उन्हें नीचे कोई नजर नहीं आया। इसलिए सर्वाइवर्स ने जहाजों को सिग्नल देने के लिए प्लेन पर लिपस्टिक से SOS लिखने की कोशिश की, लेकिन इतना बड़ा SOS लिखने के लिए उनके पास पर्याप्त लिपस्टिक नहीं थी। इसीलिए उन्होंने अपने सूटकेस से बर्फ पर एक बड़ा क्रॉस का निशान बना दिया ताकि सर्च टीम को वह आसमान से दिख सके। लेकिन अफसोस, वह क्रॉस भी किसी हवाई जहाज को नजर नहीं आया। उस दिन 3 हवाई जहाज उन सर्वाइवर्स के ऊपर से गुजरे, लेकिन किसी की नजर उन पर नहीं पड़ी। इस तरह वह दिन भी गुजर गया।
अगले दिन 15 अक्टूबर, उस दिन भी जहाज उनके ऊपर से निकलते जा रहे थे, लेकिन उन्हें देख ही नहीं पा रहे थे। अब सर्वाइवर्स समझ चुके थे कि वे यहाँ फंस चुके हैं। उन्होंने प्लेन में मौजूद चीजों से सर्वाइवल तकनीकें बनानी शुरू की, जैसे धूप में बर्फ पिघलाकर बूंद बूंद पानी इकट्ठा करना, लेकिन खाने के लिए उनके पास बहुत कम भोजन बचा था। अगले दिन 16 अक्टूबर क्रैश के 3 दिन बाद फर्नांडो पर्राडो कोमा से जाग उठता है। होश में आते ही उसे पता चलता है कि उसकी मां इस क्रैश में मारी जा चुकी है और उसकी 19 साल की बहन गंभीर हालत में घायल पड़ी है। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे और किसी भी प्रकार की मदद उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। खाना भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। सूरज की किरणें बर्फ की पहाड़ियों से रिफ्लेक्ट होकर उनकी आंखों को नुकसान पहुंचा रही थीं और उनमें से सिर्फ 3 लोगों के पास ही सनग्लासेस थे। रेस्क्यू टीम के हवाई जहाज आते और उनके ऊपर से गुजर जाते। सर्वाइवर्स चीखते रहते और अपने हाथों से जहाजों को इशारा करते, लेकिन अफसोस कोई भी जहाज उन्हें नहीं देख पाता। क्रैश के 8 दिन बाद 21 अक्टूबर को फर्नांडो पर्राडो की बहन भी अपना दम तोड़ देती है। इस बीच सर्च ऑपरेशन भी रोक दिया जाता है। अधिकारियों को लगता है कि 8 दिन हो चुके हैं और अभी तक कोई भी सर्वाइवर नहीं मिला, तो शायद ही कोई जिंदा बचा हो, इसलिए सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया। इसी बीच सर्वाइवर्स को प्लेन के मलबे में एक रेडियो मिला। उन्होंने किसी तरह उस रेडियो को चालू करने की कोशिश की। रेडियो चालू हो गया और रेडियो से उन्हें पता चला कि सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया है। ये सुनकर सर्वाइवर्स के होश उड़ जाते हैं। अभी तक तो एक उम्मीद थी कि उन्हें कोई ढूंढ रहा है, लेकिन अब यह उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। अब उनके पास केवल 2 रास्ते थे, या तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें या फिर परिस्थितियों का डटकर सामना करें। उन्होंने सीट के अंदर से रुई निकालकर अपने कपड़ों में भरने की कोशिश की ताकि ठंड से खुद को बचा सकें। सीट कवर को पैरों में पहनकर जूतों के रूप में इस्तेमाल किया। क्रैश को 11 दिन गुजर चुके थे और खाना भी पूरी तरह खत्म हो चुका था। कुछ ने तो प्लेन में मौजूद लेदर सीट कवर तक खाना शुरू कर दिया था, लेकिन इससे वे और बीमार पड़ रहे थे। भूख से बचने का उनके पास अब एक ही रास्ता था, ऐसा करना जिसे सोचकर ही आपकी रूह कांप जाए। भूख से बचने के लिए उन्होंने बर्फ में पड़ी अपने परिवार के सदस्यों और यार दोस्तों की मुर्दा बॉडी को खाने का फैसला किया। हालांकि यह फैसला लेना उनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन हर दिन गुजरता जा रहा था और भूख से बचने के लिए उन्होंने अपने परिवार वालों की बॉडी काटकर उनका मांस खाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी इन बर्फीली पहाड़ियों से बचने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वे रात में ठंड से बचने के लिए टूटे प्लेन के अंदर ही सोते थे। लेकिन क्रैश के 16 दिन बाद, यानी कि 29 अक्टूबर की रात, उन्हें एक भयंकर आवाज सुनाई देती है। उन्हें पता चलता है कि पहाड़ से एक एवलांच तेजी से नीचे गिर रहा है। यह हिमखंड इतना बड़ा और तेज था कि बर्फ उनके प्लेन के टूटे हिस्से में पूरी तरह से भर जाती है। प्लेन का पूरा हिस्सा बर्फ से दब जाता है और ऑक्सीजन न मिलने के कारण 8 लोग अपना दम तोड़ देते हैं और अब सर्वाइवर्स की गिनती 27 से घटकर 19 हो जाती है। लेकिन अभी भी वे बर्फ के नीचे दबे हुए थे। उस बर्फ से बाहर निकलने में उन्हें 3 दिन लग गए। अब उन्हें यह एहसास हो गया था कि यहाँ रहने पर सब लोग एक एक करके मारे जाएंगे। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि इन पहाड़ियों से निकलकर मदद की तलाश में निकलना होगा। उनमें से ज्यादातर लोग घायल थे, लेकिन 3 लोग ऐसे थे जो अभी भी सही हालत में थे, पर्राडो, कैनेसा और विजिंगटन। इसलिए उन्होंने इन पहाड़ियों को पार करने और मदद लाने का फैसला किया। उन लोगों को सबसे मोटे कपड़े दिए गए ताकि वे ठंड से बच सकें, और मांस के टुकड़े भी दिए गए। क्रैश के 33 दिनों बाद 15 नवंबर को ये तीनों लोग मदद के लिए पूर्व की दिशा में निकल पड़ते हैं। चलते चलते शाम हो जाती है और उनकी नजर प्लेन के दूसरे टूटे हिस्से पर पड़ती है, जो शुरुआत में प्लेन से टूटा था। जब वे उस मलबे के पास जाते हैं तो उन्हें वहां बहुत सारा खाना मिलता है और उसी मलबे के पास उन्होंने आज रात गुजारने का निर्णय लिया। प्लेन के पिछले हिस्से में उन्हें एक बैटरी मिली। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बैटरी का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन रेडियो को ऑन किया जाए और मदद के लिए बाहर SOS भेजा जाए। लेकिन ये बैटरी 24 किलो की थी और इतनी कमजोर हालत में उसे प्लेन की मैन बॉडी तक ले जाना बहुत मुश्किल था। फिर उन्होंने सोचा कि प्लेन की मैन बॉडी से कम्युनिकेशन सिस्टम को ही इस बैटरी के पास लाया जाए और उसे चालू करने की कोशिश की जाए। कुछ दिनों तक वे रेडियो को चालू करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। क्रैश के 59 दिन बाद 11 दिसंबर को एक और बर्फ का एवलांच आता है, जिसमें 3 लोग और मारे जाते हैं और अब बचे थे केवल 16 लोग। अगले दिन क्रैश को 2 महीने पूरे हो चुके थे। 12 दिसंबर को पर्राडो, कैनेसा और विजिंगटन तीनों फिर से मदद की तलाश में निकलते हैं और पश्चिम की दिशा में पहाड़ों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। उन्हें नहीं पता था कि इस दिशा में उन्हें मदद मिलेगी या नहीं। बस यही सोचकर आगे बढ़ते जा रहे थे कि इस पहाड़ को चढ़ते ही उन्हें मदद मिल जाएगी। उनकी उम्मीद थी कि वे 3 दिन में उस पहाड़ी को पार कर लेंगे, इसलिए उन्होंने अपने साथ केवल 3 दिनों का खाना ही लिया था। इन लोगों ने कपड़ों को आपस में सिलकर एक स्लीपिंग बैग बनाया था, जिससे वे दिन में चढ़ाई करते थे और रात में तीनों एक ही स्लीपिंग बैग में चिपक कर सोते थे।
हालांकि खुले एरिया में -30 डिग्री सेल्सियस में रात गुजारना आम बात नहीं थी। चौथे दिन की सुबह वे पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वे चोटी से चारों तरफ देखते हैं तो उन्हें केवल बर्फ से लदे पहाड़ ही नजर आते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वे इतने दिनों से जिस दिशा में चल रहे थे वह दिशा गलत थी। अब उनके पास खाना भी बहुत कम बचा था, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि एक व्यक्ति क्रैश साइट पर वापस जाएगा और 2 लोग आगे बढ़ते रहेंगे। विजिंगटन वापस क्रैश साइट पर चला जाता है और पराडो और कैनेसा आगे बढ़ते रहते हैं। जब वे दोनों पहाड़ की सबसे ऊंची जगह पर पहुंचते हैं तो पराडो सही रास्ता तलाशने की कोशिश करते हैं। काफी दूर पराडो को दिखता है कि 2 पहाड़ों की चोटी हैं जिन पर बर्फ बहुत कम है। वे अनुमान लगाते हैं कि हमें इसी दिशा में चलना चाहिए। पराडो और कैनेसा उसी दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ दिनों तक चलने के बाद उन्हें एक नदी मिलती है और वे दोनों उसी नदी के साथ साथ पहाड़ से नीचे उतरते जाते हैं। लगातार 9 दिनों तक चलने के बाद 20 दिसंबर को उन्हें नदी के उस पार घोड़े पर बैठे 3 लोग दिखाई देते हैं। वे इतने थक चुके थे कि उनमें अब और चलने की ताकत नहीं बची थी। पिछले 9 दिनों में उन्होंने करीब 61 किलोमीटर की हाइकिंग कर ली थी। पराडो ने चिल्लाकर आवाज लगाई और मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उस दिन भी उन्हें मदद नहीं मिल पाई। उस पार जो लोग थे उनमें से एक ने इशारा करते हुए कहा कि वे कल आएंगे, और अगले दिन उनमें से एक गांव वाला फिर से वापस आया और एक पत्थर में कागज और पेन लपेटकर उस तरफ फेंका। पराडो ने उस कागज में पूरी घटना के बारे में लिख दिया और फिर से उस कागज को उस व्यक्ति के पास फेंक दिया। गांव वाले व्यक्ति को याद आता है कि हाँ, कुछ दिनों पहले एक प्लेन क्रैश की खबर उसने सुनी थी। वह हैरान था कि ये लोग अभी तक जिंदा कैसे बचे हैं। वह गांव वाला अपने साथियों को इस बारे में बताता है और वो अपने साथियों के साथ मिलकर पराडो और कैनेसा को अपने गांव लेकर जाते हैं और इस खबर को सबसे नजदीकी शहर की आर्मी कमांड को बताते हैं। जल्द ही चिल्ली की रेस्क्यू टीम पराडो और कैनेसा को हवाई जहाज में बैठाकर बचे हुए लोगों को बचाने क्रैश साइट पर पहुंचती है और 22 दिसंबर 1972 को क्रैश के 70 दिनों बाद बचे हुए लोगों को बचा लिया जाता है। इस हादसे में केवल 16 लोग ही बच पाते हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत गंभीर थी। हालांकि सभी लोग रिकवर कर जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर देखें।